तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं हमारे केमिस्ट्री चैप्टर्स के इम्पोर्टेंस की। आई होप आपने फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन देख लिए होंगे। याद रखिए स्टूडेंट्स, आप जो पीछे टेक्स्ट बुक के होते हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि एक एक्टिविटी शीट है और एक्टिविटी शीट में जो है आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है जो टेक्स्ट बुक के बीच में से होता है। टेक्स्ट बुक के बाहर का कुछ नहीं होगा, लेकिन बीच में से ज़रूर होगा, इसलिए हम जो है बीच बीच में से टेक्स्ट बुक को ही रोल करके बताते हैं। और आपने अगर वो वीडियो देख लिए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं और क्या क्या उसमें आने वाला है। केमिस्ट्री पार्ट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 से, डेट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे ये चैप्टर में सबसे पहले अगर आप पेज नंबर 1 पे देखेंगे, डॉबर्नियर्स ट्रायड है। डॉबर्नियर्स ट्रायड क्या बोलता है, उसका जो लॉ है वो इम्पॉर्टेंट है, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके ट्रायड, जैसे लीना के, कासरबा और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये अगर दो आप याद रखेंगे ना, लीना के और कासरबा, ऐसा याद रखिए आप उसको, तो भी इनफ है उसके एग्जाम्पल्स के लिए। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ गया है कि लिथियम का 6.9 है और पोटेशियम का 39.1 है, तो सोडियम का कितना होगा, तो आपको कैसे फाइंड करना है, वो आपको इसको और इसको, ये दोनों को क्या करना है, ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 करना है, जिसे हम मीन फाइंड करना बोलते हैं। तो आपको किसका आ जाएगा, सोडियम का आपको एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, एटॉमिक मास आपको फाइंड करना होता है। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। फिर ये सारी चीज़ों में आपको वेरीफाई करने बोलेगा कि ये डॉबर्नियर्स ट्रायड के लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो बस आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। अगर आपको आंसर जो है वो बीच वाला जो है वो आ रहा है तो वो डॉबर्नियर्स ट्रायड है, वरना नहीं है। जैसे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट करते थे वैसे ही, बस पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूलैंड्स ऑक्टेव एक बार आप रीड करके जा सकते हैं, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में जो हमारा इसका लॉ है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, ये जो है ना, ये लॉ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ये एक इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए आपको डेफिनेशन या लॉज में पूछ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम आएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का मुझे लगता है कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 3 मेरिट्स है और 3 डीमेरिट्स है। अगर आप ये रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जिसके अंदर जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीमेरिट्स में। ठीक है, डीमेरिट्स एंड मेरिट्स आप अच्छे से याद रखिए। फिर आता है मेंडलीव पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमको किसने बताया था, हेनरी मोजले ने, ये चीज़ को याद रखिए। और प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, वहाँ पे एटॉमिक मास था, यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स है, बस ये चीज़ याद रखना है। ये भी आपको 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे ये जो आंसर है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अगर आप सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी लिख देंगे तो बहुत आसान है, 8 पॉइंट्स बनते हैं ये आंसर के अंदर। एक बार आप रीड करेंगे और अगर इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, यानी हमारे टेबल को ध्यान में रखेंगे, तो आपको ये आंसर्स आ जाएंगे आराम से, बहुत आसान आंसर्स है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हमारे कॉन्फ़िगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपको जो है ना कुछ भी दे सकता है, जैसे मैग्नीशियम दे देगा, मैग्नीशियम 12 ऐसा हमको लिख करके दे दिया है। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेगा हमको, तो हमको लिखना है 2,8,2, यानी 2 + 8 + 2 कितना होगा, 12 होगा। तो वो मैग्नीशियम का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखिए स्टूडेंट्स, आपको 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, तो इस चीज़ को एकदम अच्छे से ध्यान में रखिए। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ पर बताया हुआ है। अब कुछ बच्चों को जो है ना परेशानी होती है, सर 2,8,8 के बाद क्या, तो 2,8,8 के बाद वापस 1 2 3 चालू होता है। ठीक है, तो अगर किसी का आपको 20 दिया हुआ है जैसे, ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे 2,8,10 हो गया, 8 18 हो गया, 2। ठीक है, ये इस तरीके से होता है हमारा। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, इस चीज़ को याद रखिए, ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं पीरियोडिक ट्रेंड पे। पीरियोडिक ट्रेंड में ना क्या है, एक गिव रीजन बनता है, यहाँ पे है उसका आंसर, ये पूरा जो है ना उसका आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एटॉमिक साइज, सबसे पहले तो एटॉमिक रेडियस वाला एक गिव रीजन बनता है। ठीक है, गिव रीजन है एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है,
डाउन द ग्रुप, ये वाला एक क्वेश्चन है, एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं एटॉमिक रेडियस क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है, एक ये है। और उसके बाद क्या है, देखिए डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस है, और एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप है, सॉरी एटॉमिक साइज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप है, और एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं कम होता रहता है, और एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कम होता रहता है। क्यों कम होता रहता है, इसका रीजन हमको बताना है, क्योंकि इस तरफ से यहाँ जा रहे हैं तो रेडियस जो है वो बढ़ता रहता है, सॉरी एटम नंबर ऑफ एटम्स जो है आउटर मोस्ट शेल में बढ़ते रहते हैं तो वो कम होता रहता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं एक एक शेल ऐड होता रहता है तो रेडियस जो होता है वो बढ़ता रहता है, इसके लिए एटॉमिक साइज भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये दो आंसर्स आपके यहाँ पे गिव रीजन एटॉमिक ट्रेंड्स में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम हेलोजेंस फैमिली वगैरह। हेलोजन फैमिली एक बार आप रीड कर लीजिएगा, हेलोजन पे एक आंसर बनता है, ठीक है, कि हेलोजन कौन से इसमें है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना इसमें आपको ये समझना है, इसके अंदर एक आंसर है ये वाला 2,8,2। अब यहाँ पे 2,8,2 का हमको क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमको 2,8,1 भी पूछ सकता है, 2,8,1 भी पूछ सकता है, 2,8,3 भी पूछ सकता है। तो ये आपको मिलेगा कहाँ ये आपको मिलेगा यहाँ पर हमारे टेबल में। जैसे ये देखिए यहाँ पर हाँ, ये लिथियम बेरिलियम है, ये सोडियम है, सोडियम का होता है 2,8,1, यानी जो क्वेश्चन बन रहा था वो 2,8,2 का था, तो 1 यानी वो मैग्नीशियम का है। अब इसके अंदर है ना रोज और कॉलम हमको समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं रो और इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। तो ये जो कॉलम होता है ना, कॉलम्स को हम लोग बोलते हैं पीरियड, ठीक है, और रो को आप याद रखिए। तो ये जो है ना सेकेंड पीरियड में आ रहा है मैग्नीशियम, और रो कौन सा है इसका 1 2 3, थर्ड रो है, ठीक है, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में मतलब सेकंड ग्रुप में, इस चीज़ को याद रखिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस इसमें पूछते हैं, आप यहाँ पे क्वेश्चंस भी देख सकते हैं कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट, व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस एलिमेंट। तो ग्रुप ऑफ पीरियड, ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, जो आपको 5 मार्क का जो आंसर हमने मार्क किया है ना उसके अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम 7 रोज एंड 2 रोज और होते हैं, तो 7 रो कौन से हैं, ये हमारे ये 7 रो है, 1 2 3 4 5 6 7 रो, और 2 रोज और रहते हैं, और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अंदर सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी आप जो है रीड कर सकते हैं, लेकिन जितना मैंने बताया उतना इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं हम केमिस्ट्री के, केमिकल रिएक्शंस। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। इसके अंदर सबसे पहले तो ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आपको याद रखना है, ये पूछ सकता है, ठीक है, एक बार पूछा भी है एग्जाम में। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है। फिजिकल चेंज यानी कोई भी चीज जब आप देख रहे हैं उसको, और देख रहे हैं कि ये चीज देखने में बदल रही है, जैसे आइस है, आइस हम देखेंगे अगर तो वो पहले सॉलिड स्टेट में होता है, फिर वो पानी बन जाता है, तो हम देख करके बता सकते हैं कि ये आइस है, ये अपना वाटर है, तो ये फिजिकल चेंज हो गया। लेकिन जब दही या दूध की बात करेंगे हम, तो वो कौन सा चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, ठीक है। ये ऐसी सारी चीज़ें इसके अंदर जो भी है वो आपको पढ़ के जाना है, इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद हम आते हैं नीचे की तरफ। हाँ, केमिकल इक्वेशंस हमारे इंपॉर्टेंट है कि आयन का वाटर के साथ, आयन का ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शंस जब होता है तो सारी चीज़ें। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस आपको आ सकता है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन आपको 3, और अगर इजी वाला दे रहे हैं तो 2 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है। फिर उसके बाद ये जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, ये सबका डेफिनेशन आपको पूछ सकता है, या तो फिर आपको प्रीलिम्स वगैरह में भी पूछा होगा, एक कॉलम बना के देते हैं और मैच द कॉलम करना होता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये सारी चीज़ें। लेकिन उसके लिए आपको जो है ना इन सब के याद होने चाहिए डेफिनेशंस, ठीक है, सबके डेफिनेशंस। डीकम्पोजिशन, जैसे मैं आपको अगर बताता चलूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब दो चीज़ें हम आपस में मिला देते हैं, जैसे Fe+S, तो FeS ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है, FeSO4 ऐसा अगर कर दूंगा मैं तो ये बन जाएगा। तो दो चीज़ें मिला करके जब एक चीज़ बनती है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखिए। देखो, दो चीज़ें मिला के एक चीज़, दो चीज़ें मिला के एक चीज़ बन रही है, उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है। जैसे आप यहाँ पर अगर देखेंगे कि
Ca3 है, CaCO3 है तो वो 2 हो गया, 2H2O है तो वो अलग अलग होके 2 हो गया। तो एक चीज़ जब 2 में डिवाइड हो जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक के पास 2 चीज़ है और ये एक सिंगल है, तो इसकी एक चीज़ उठ के इसके पास चली जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये नहीं है, एग्जाम्पल आपको ऊपर ही मिल जाएगा उसका, डिस्प्लेसमेंट का। जैसे हाँ, जैसे ये CuSO4 है और ये Fe है, ठीक है। तो CuSO4, ये जो SO4 है ना, ये किसके पास चले जाएगा, Fe के पास। तो ये हो जाएगा FeSO4 और Cu जो है वो अकेला हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो Cu अकेला हो गया और FeSO4, SO4 जो है इसके पास चला गया है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, यानी उसने अपनी प्लेस चेंज कर दिया है। उसी के नीचे आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में ये होता है कि इसके पास भी 2 चीज़ है और इसके पास भी 2 चीज़ है, तो इसकी एक चीज़ इसके पास चली गई, इसकी एक चीज़ इसके पास चली गई, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन का आपको डिफरेंशिएशन पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन पूछ सकता है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडो, एंडो का मतलब क्या होता है, आप ये चीज़ याद रखो कि जब हीट जो है ना फ्रॉम आउटसाइड एब्जॉर्ब होती है, एंडो मतलब अंदर, अंदर एंडो, ऐसा याद रखो। हीट अंदर जाती है जब, उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं, और हीट जब बाहर निकलती है उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ये चीज़ को आप याद रखिए, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के, आपको ये रिएक्शंस याद करना पड़ेगा। देखो इसके अंदर हीट लग रहा है तो एंडो हो गया, और इसमें से हीट बाहर निकल रहा है तो एक्सो हो गया। ये चीज़ भी आपको वो टेबल में मैच द कॉलम में पूछ सकता है, ठीक है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नॉर्मल। इसके अंदर एक चीज़ आती है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैटलिस्ट को आप याद रखिए, कैटलिस्ट होता क्या है, कोई भी केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज करने वाले को हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। 1 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जिस भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन किसी के साथ ऐड हो जाता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या फिर हाइड्रोजन निकल जाता है, याद रखिए, ऑक्सीजन मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन निकल जाएगा तो भी ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन में क्या होता है, या तो हाइड्रोजन मिल जाएगा या तो ऑक्सीजन निकल जाएगा, उल्टा हो रहा है उसका, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये हो गया। तो ये जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है ना, ये चैप्टर में टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज द मेन कोर, ये आपको पढ़ के जाना है। फिर आते हैं हम लोग कोरोजन पे। कोरोजन इंपॉर्टेंट है, कोरोजन क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जो है ना, एक क्वेश्चन है हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अब तक 2 से 3 बार जो है ना एग्जाम में पूछ चुका है। तो इसके अंदर कुछ कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि कोरोजन क्या होता है, ठीक है, और आयन का जो है आपका ये क्या है, रस्ट का क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। रेंसिडिटी पे भी एक क्वेश्चन बनता है 1 या 2 मार्क का, वो आप भी पढ़ के चले जाइएगा। लेकिन कोरोजन इंपॉर्टेंट है। कोरोजन का मतलब होता है एक स्लो प्रोसेस होता है, आयन जिसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे डीके होता है, उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉलोइंग रिएक्शन रिएक्टेंट्स अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। तो आप देखो यहाँ पे तो S ऐड हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है तो ये रिडक्शन है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन इसके अंदर जा रहा है और ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, रिडॉक्स, यानी जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, याद रखिए। कैसे हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल गया है, ठीक है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, अच्छे से आप याद रखिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्टेप वाइज बैलेंस करना है, वो तो इंपॉर्टेंट है। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एंडो में जिसमें हीट आपको लग रहा है, देखो इसके अंदर आप हीट लगा रहे हो, इसका मतलब होता है हीट आप लगा रहे हो। जब आप हीट प्रोवाइड करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं। लेकिन जिसमें से हीट निकल जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है। प्लस हीट आएगा तो आप समझ जाना कि वो एक्सोथर्मिक है, और यहाँ पे अगर हीट लग रहा है तो वो एंडोथर्मिक होएगा। इसकी बात कर रहा था मैं, मैच द कॉलम आपको आता है। अब आपको देखो इस पे लिखना कैसे होता है पता है, ये आपका रिएक्टेंट होगा, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ना आपको जंबल करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखना है, आंसर लिखना है और फिर आंसर लिखना है। ऐसा मैच द कॉलम करके अगर आप आओगे, या नीचे 1 का B, 2 का C ऐसा लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा अच्छे से, आपके 3 से 4 मार्क्स, 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, वो चले जाएंगे, ठीक है। ये सब का तो हम लोग ने कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा हीट है, वो भी हो गया है। फिर उसके बाद सरफेस,
रिफ्रैक्शन है, लेंसेज है, ये सारी चीज़ें तो हो गई है हमारी, ठीक है। अब आगे आते हैं हमारे, हाँ इसके अंदर एक चीज़ बताना मैं भूल गया था स्टूडेंट्स कि हमारा जो पावर ऑफ लेंस होता है उसका यूनिट होता है डायोप्टर, और ये जो है ना एम स्टैंड्स फॉर मीटर है, तो वो कुछ एम फॉर्मूला में नहीं है, सिर्फ 1/f करना होता है। डायोप्टर आप याद रखिए, MCQ में आपको पूछ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट बड़े चैप्टर पे, दैट इज़ हमारा मेटलर्जी। मेटलर्जी के अंदर जो है ना प्रोसेसेस जो है ना वो आपको पूछ सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताता चलूँ, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आप रीड कर सकते हैं, किसके साथ किसका रिएक्शन हो रहा है, ये एक हमारा जो है ना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कि पोटेशियम जो है वो रिएक्ट विथ वाटर करता है क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। फिर ये जो है रिएक्ट विथ एसिड करता है मतलब मॉडरेटली है, ऑक्सीजन के साथ करता है मतलब ठीक है, और गोल्ड जो है वो किसी के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये समझ के आपको इसके ऊपर आंसर आ सकते हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आयोनिक कंपाउंड पे एक आंसर आता है कि व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड, NaCl आयोनिक कंपाउंड क्यों है, ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 मार्क्स का आपको आयोनिक कंपाउंड का आंसर भी आ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड जो है ना आपको पढ़ के जाना है कि वो कैसा होता है, ब्रिटल होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें देखो, आयोनिक कंपाउंड जो है ब्रिटल होता है। फिर उसके बाद फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो है हाई होता है, पानी के बीच में डालोगे तो वो खुल जाता है, डिसॉल्विंग इन वाटर होता है, ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है नीचे हमारा ये विल्फी मेथड, ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये हमारा हाइड्रोलिक सेपरेशन डायग्राम बेस्ड, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ये हमारा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, या तो डायरेक्ट 3 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है, 5 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है, लेकिन 5 मार्क्स का आंसर नहीं है ये, तो 3 मार्क्स के लिए इसको इनफ है, ठीक है। फ्रॉथ फ्लोटेशन वगैरह ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लीचिंग वगैरह इतना कुछ खास है नहीं, तो वो हो सकता है पूछे ना पूछे। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, इसके अंदर जो है ना ये वाला जो आंसर है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। हाँ, फिर ये वाला जो पार्ट है कोरोजन ऑफ मेटल, कि कौन सा मेटल कोरोड होकर के कैसा बनता है, जैसे आयन किसके साथ रिएक्ट होता है और क्या बनाता है। रेडिश सब्सटेंस जो बनता है Fe2O3, ये मैं आपको मिटा करके बता देता हूँ, Fe2O3H2O, ये जो है ना ये हम लोग का किसका है, रस्ट, इसको आप याद रख लो, ये आपको MCQ में भी पूछ सकता है, ठीक है। फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड से कौन रिएक्ट करता है, हमारा कॉपर रिएक्ट करता है और उसका लस्टर खो जाता है, क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो हमारा सिल्वर जो है, सिल्वर नाइट्रेट बनाता है शायद, हाँ सिल्वर सल्फाइड बनाता है, अगर वो किससे एक्सपोज हो रहा है, अपने हवा से एक्सपोज हो रहा है तो। और लास्ट होता है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम पे क्या करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाने का। गैल्वेनाइजेशन, टिनिंग, ये सब आप पढ़ सकते हो। एनोडाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनोडाइजेशन इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर एलॉइंग इंपॉर्टेंट है। एलॉइंग का मतलब क्या होता है, बहुत सारे मेटल्स को मिला करके हम एक नया मेटल बनाते हैं, नई चीज़ें बनाते हैं, जैसे हमारे कॉइन्स वाला आंसर है, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको अलग से बताया हूँ वो ज़्यादा आप पढ़ करके जाइएगा, वो पूछ सकते हैं आपको। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, देखो 8,2, 2,8,1, 2,8,2 वाले आंसर्स जो है ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, कार्बन कंपाउंड पे। कार्बन कंपाउंड के जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस है पूछने के लिए, लेकिन ज़्यादातर उसके अंदर से जो है ना ये जैसे आप डायग्राम्स बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। सबसे पहले तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन क्या होता है उसका एक टेबल आ सकता है आपको, इस तरीके से एक टेबल आएगा, ठीक है। जैसे सैचुरेटेड कार्बन हो गया, ये सैचुरेटेड हो गया, ये अनसैचुरेटेड हो गया। तो सैचुरेटेड में तो सिर्फ एक ही होता है, अनसैचुरेटेड में 2 होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन वाला, तो एन, ईन और आइन वाला, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो ये वाला डायग्राम है, ठीक है, डॉट डायग्राम वाला जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। इसके अंदर ये आपको पूछ सकता है कि आपको कोई भी जो है स्ट्रक्चर दिया रहेगा और उसका बोलेगा कि ऐसा इस तरीके से डॉट स्ट्रक्चर बना करके बताओ, डॉट स्ट्रक्चर, लाइन स्ट्रक्चर, ऐसा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है मॉलिक्यूलर मासेस वगैरह, हाँ हाइड्रोकार्बन्स जो है ना, ये इसी की बात कर रहा था मैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो ये आपको पूछ सकता है, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर स्ट्रक्चर्स ऑफ किसका, मीथेन, इथेन, फिनॉल, फिर ठीक है इथेनॉल, ये सब जो इथेनॉल वाला जो आंसर है ना वो इंपॉर्टेंट है हमारा इस चैप्टर में, आपको अच्छे से वो याद होना चाहिए, ठीक है।
फिर ब्रांच चेन अमीनो एसिड, ये वाला जो है ना, ये सब के स्ट्रक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग को बोला हुआ है क्या है, ये सब स्ट्रेट चेन कार्बन एटम्स है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये जब आप पूरा करेंगे ना आपको, तो ये हमारा इसके अंदर पूछ सकता है, 5 मार्क्स के लिए पूछ सकता है ये, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग आते हैं चेन का तो हो गया। फिर उसके बाद आयुपैक नेम पे आते हैं, जैसे ये आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें है ना, बेंजीन वगैरह का पूछता है, C6H6, ये सारी चीज़ें याद रखिए, ठीक है। बेंजीन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। फिर ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला भी पूछता है कि इसके अंदर कितने बॉन्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। होमोलोगस सीरीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना IUPAC नेम पे आते हैं हम लोग, जिसको आयुपैक नेम भी बोलते हैं। आयुपैक नेम जो है ना इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, नोमेनक्लेचर आयुपैक नेम, ठीक है। ये आप याद रखो, ये सबका आपको याद होना चाहिए, दैट इज हियर, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, ये स्ट्रेट चेन हो गया, और ये पेरेंट नेम हो गया, प्रोपेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ठीक है। 3 बॉन्ड है तो प्रोपाइन बन रहा है, डबल बॉन्ड है तो ईन बन रहा है, सिंगल बॉन्ड है तो एन बन रहा है। ये आपको याद होना चाहिए कि कितने उसके अंदर कार्बन आ रहे हैं, तो कितना कितने डबल बॉन्ड आ रहे हैं, कितने कार्बन आ रहे हैं, उस चीज़ों पे सारी चीज़ें डिपेंड रहती है। ये हमारा आयुपैक और उसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आयुपैक नेम देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, आयुपैक नेम ये पूछ सकता है। तो दिस इज अपना कार्बन कंपाउंड एक ईजी चैप्टर है, लेकिन बहुत लेंदी है, इस वजह से जो है ना बच्चे छोड़ देते हैं। लेकिन इसके अंदर से ना कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही पूछी जाती है, जो मैंने आपको बता दिया हूँ, ठीक है। और अगर आपने इसका पूरा आपको इंपॉर्टेंस चाहिए, तो आपको जो है मैंने जो शॉर्ट्स डाली है वो आपको लिंक में मिल जाएगी, उसके अंदर आप इसके पूरे जो है इंपॉर्टेंस आप देख करके जा सकते हैं, उसमें पेज नंबर वाइज भी मैंने लिखा हुआ हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने हो गया हमारा चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म होता है। और इसी तरीके से आपको जो है ना, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, ये जो हमारा आंसर है, बड़ा वाला आंसर, तो इसके अंदर देखो ये एक चीज़ पूछी जाती है कि न्यूटन थर्ड लॉ पे हमारा जो है ना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल काम करता है। तो ये चीज़ जो है ना आपको एग्जाम में MCQ में पूछता है कि हमारा जो लॉन्च व्हीकल है ना वो किस पे काम करता है, तो वो न्यूटन थर्ड लॉ पे काम करता है। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा केमिस्ट्री पार्ट का वीडियो। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमने जो है शॉर्ट्स नीचे डाल दिए हैं, अब हम एक वीडियो और बनाने वाले हैं जो हमारा अलग से बनेगा हमारे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो जो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर रहे हैं वो देख सकते हैं, उसके अंदर सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हमने जो डाले हैं और फॉर्मूला लिस्ट हमने स्टार्टिंग में ही दे दी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर